नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 9 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है, तो फटाफट से क्या करते हैं समझते हैं। तो मान लिया हमारे पास दो चार्जेज हैं। एक चार्ज मेरे पास यहाँ पर कितना है, माइनस क्यू है, और दूसरा चार्ज मेरे पास यहाँ पर प्लस क्यू है। अब इन दोनों चार्ज को एक बार गौर से देखो। इन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन दोनों का नेचर क्या है, अलग अलग है। माना ये वाला चार्ज कितना है, माइनस का 2 माइक्रोकूलम है, और ये चार्ज कितना है, प्लस का 2 माइक्रोकूलम है। देखो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, कितना, 2 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम, लेकिन दोनों चार्ज का नेचर क्या है, अलग अलग है। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। और जब मैं इस तरह के दो चार्जों को एक पेयर में रखता हूं, या बोल सकते हैं एक दूसरे के करीब रखता हूं, या फिर इन दो चार्ज जब इस टाइप का एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तब इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर आर प्लेस्ड close to each other, then they form a system, then this system is known as electric dipole। तब इस तरह के सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल देते हैं। और जो मैं बोल रहा हूं वही मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इफ ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 2l फ्रॉम ईच अदर। अब यहां पर एक नई चीज आई, क्या, एट ए डिस्टेंस 2l। तो ये डेफिनेशन लिखना और उसके जो डायग्राम बनाना कि एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है। ये कितना है, माइनस क्यू, और ये कितना है, प्लस क्यू। ये कितना है, प्लस क्यू। मैंने ये बोला इनको मैंने कुछ डिस्टेंस पर रखा, और उस डिस्टेंस को मैंने कितना बोल दिया, स्पेशली 2l बोल दिया। अब ये डिस्टेंस कितनी भी हो सकती है, ये 2l ही नहीं, इसको मैं d भी लिख सकता था, या x भी लिख सकता था, y भी लिख सकता था, z भी लिख सकता था। कोई भी वेरिएबल उठाकर यहां पर पुट कर देता और मैं ये बोलता ये क्या है, इन दो चार्जों के बीच की डिस्टेंस है। लेकिन मैंने यहां पर क्या बोला, इसको 2l बोला। इसके पीछे एक रीजन है, और जैसे जैसे हम एक लेक्चर में आगे बढ़ेंगे आपको रीजन समझ में आ जाएगा कि हमने यहां पर इन दो चार्जों के बीच की डिस्टेंस को 2l क्यों लिया। ठीक है, बहरहाल यहां पर मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है। दोनों को मैंने ऐसे रख दिया। जो सिस्टम मेरे सामने आया, उस सिस्टम को मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला। अब यहां पर हर इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, एंड दैट टर्म इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हिंट डालो क्या, ऐसे हैशटैग बना के, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल p। किससे दिखाते हैं हम इसको, स्मॉल p से दिखाते हैं। अब किसी भी डाइपोल के लिए हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को किस तरह से डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन करना बड़ा ही सिंपल है। पहले हम मैथमेटिकली इसको डिफाइन करते हैं, फिर जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम इसका लिखेंगे उसी को थ्योरेटिकली मतलब शब्दों में लिख देंगे। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ एनी डाइपोल इज इक्वल टू, ये इक्वल होता है किसके, इन दोनों चार्जों में से किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। मैं किसी का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं, माना मैंने इसका मैग्नीट्यूड लिया, कितना हो जाएगा ये q, और फिर इनटू कितना कर दूंगा, इन दोनों के बीच का सेपरेशन, जो कितना लिया है मैंने, 2l लिया है। तो यहां से मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2ql आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को हम मैथमेटिकली इस तरह से लिखते हैं। अगर आप इसको शब्दों में व्यक्त करना चाहते हो तो कैसे व्यक्त करोगे, तो लिखोगे यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, लिखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ, किस चीज का प्रोडक्ट है, देखो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, एंड डिस्टेंस बिटवीन माइनस क्यू
एंड प्लस क्यू। माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की जो डिस्टेंस है और इन दोनों में से किसी एक का जो मैग्नीट्यूड है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है? उस डायपोल के इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बराबर होता है। एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और कभी कभी एक नंबर में पूछ ली जाती है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। नाउ अब अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है तो इसके लिए मैं यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकता हूं। तो बताओ क्या हो जाएगी इसकी यूनिट? यूनिट ऑफ पी। पी की यूनिट क्या हो जाएगी? यहां से देखो, ये चार्ज है, चार्ज क्या होती है मेरे पास? कूलॉम होती है, और ये लेंथ है, लेंथ की क्या होती है? मीटर। तो यहां पर क्या लिख दूंगा? एम लिख दूंगा। अब जैसे ही आप इसको ऐसे लिखते हो ना, एक समस्या होगी और आप सबको वो समस्या दिख रही होगी। क्या है वो समस्या? ये सी एम हो गया और सी एम क्या होता है? सेंटीमीटर। तो एक बच्चा जिसने नहीं पता कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की ये यूनिट होती है, वो तो इसको सेंटीमीटर ही पड़ेगा। तो इसको सेंटीमीटर से अलग करने के लिए मैं यहां पर क्या लगा दूंगा? एक डैश लगा दूंगा और इसमें क्या लिखूंगा? सी डैश एम लिखूंगा। सी एम नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? कूलॉम मीटर। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज कूलॉम मीटर। अब आती है किसकी बारी? डायमेंशनल फॉर्मूला की। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? सिंपल है। चार्ज क्या होता है मेरे पास? 80 होता है और L का क्या होता है? L ही होता है, लेंथ है तो लेंथ का कितना होता है? L होता है। तो कितना आ जाएगा? ये LTA आ जाएगा। तो दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ओके, ये बात समझ में आ रही है। नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी होती है भाई? वेक्टर क्वांटिटी या फिर स्केलर क्वांटिटी? तो आपको मैं बता ही देता हूं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे ही इसी के नीचे यहां पर ऐसे पॉइंट बनाओगे और यहां पर लिखोगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। इज वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ ही साथ डायरेक्शन भी होगी। अब मैग्नीट्यूड कितना होगा इस फॉर्मूले से निकलेगा भाई। मैग्नीट्यूड कितना होगा? इतना होगा। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड विल बी P इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2QL के बराबर आ जाएगा। ये बात तो हमको समझ में आती है, लेकिन जब मैं डायरेक्शन की बात करूंगा तो बाय कन्वेंशन इट इज अज्यूम दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव Q टू पॉजिटिव Q। यानी किस डायरेक्शन में होती है? इस डायरेक्शन में। दिस इज डायरेक्शन ऑफ P। दिस इज डायरेक्शन ऑफ P। कहां से कहां की ओर? माइनस Q से प्लस Q की ओर। यानी जब भी डायपोल में, अगर मैंने डायपोल ऐसे बना रखा है तो ऐसे होगी, अगर मैंने डायपोल ऐसे बना रखा है, माइनस Q मेरा इधर है, तो इस केस में डायरेक्शन कैसे हो जाएगी इसकी? ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो इन दिस वे वी डिफाइन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और यहां पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ा होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होती है, लेकिन उनके दिमाग में ये घूम रहा होता है। उनको आदत होती है कि कहाँ की ओर? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन जैसे उनके सामने क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की ओर होगी, तो वो हैबिचुअल होते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव कहने के, इसलिए वहां पर गलत आंसर को टिक कर देते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, जब भी इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन के बारे में बात करेगा तो उसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। और कैसे होती है? उस लाइन के अलोंग होती है जिस लाइन के अलोंग ये दो चार्ज रखे होते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव Q टू पॉजिटिव Q। क्लियर है इतनी बात? ओके, अगर इतनी बात क्लियर है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी? एक इंपॉर्टेंट चीज की। अभी तक मैंने ये बोला था कि यहां पर 2L मैंने क्यों लिया? 2L मैंने इसलिए लिया, देखो समझो जरा, ये मेरे पास एक डायपोल है ऐसे, ये मेरे पास माइनस Q चार्ज है, ये प्लस Q चार्ज है, ये एक लाइन है जो इन दोनों को मिला रही है। अब इस लाइन का एक सेंटर पॉइंट होगा, आंसर हाजी होगा। ये क्या है? उस लाइन का सेंटर पॉइंट है, लेट अस से दिस पॉइंट इज O। ओके, और इसी सेंटर पॉइंट को हम सेंटर ऑफ डायपोल भी बोलते हैं। यानी ये जो मेरे पास है यहाँ पर ये पॉइंट, इसका नाम क्या है? सेंटर ऑफ
डाइपोल है, इसका नाम क्या है, सेंटर ऑफ डाइपोल है। सेंटर ऑफ डाइपोल का मतलब यहां से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगी, हमारी इक्वल होगी। नाउ हम क्या करते हैं, या फिर हमारे लिए ये चीज इजी रहती है, क्या इजी रहता है कि हम हमेशा जब भी डाइपोल से या फिर डाइपोल से डिस्टेंस नापनी होगी तो हम इस O को या फिर सेंटर ऑफ डाइपोल को एज ए ओरिजिन मान के चलते हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? यानी जब भी हम डिस्टेंस का मेजर करेंगे फ्रॉम ए डाइपोल तो डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, हम इसके सेंटर से मेजर करते हैं, या बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल से मेजर करते हैं। तो फॉर आवर कन्वीनियंस वी अज्यूम दैट, या फिर वी मेजर ऑल द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। वी मेजर all the distance from center of dipole। हम जितनी भी डिस्टेंस मेजर करेंगे अब के बाद से, अगर डाइपोल वाला केस होगा तो हमारा ओरिजिन कहां पर होगा, सेंटर ऑफ डाइपोल पर होगा। आपने पढ़ा है ना, ये एक्स एक्सिस से मान लिया, एक्स एक्सिस में पार्टिकल कहां है तो मेरा रेफरेंस पॉइंट कहां होता है, ओरिजिन पर होता है, और मैं ओरिजिन से देखता हूं कि भाई वो यहां से x इक्वल टू 2 मीटर पर है, ऐसा मैं बोलता हूं। तो सेम उसी केस में जब मैं इस डाइपोल से किसी एक चीज की डिस्टेंस को मेजर करूंगा तो मेजर कहां से करूंगा, हमेशा इसके सेंटर से करूंगा। अब जरा समझो बात को, सेंटर से डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, ये ध्यान में आ गया आपके, ये समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया अब आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि भाई 2L क्यों हुआ। देखो ये मेरे पास एक डाइपोल है, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, और ये भाई इसका सेंटर है O। अब इस सेंटर से इस क्यू चार्ज की कुछ डिस्टेंस है, आंसर है हाँ जी है। लेट अस से दिस डिस्टेंस इज L, यहां से आधा डिस्टेंस कितनी है, L है। अब इस माइनस क्यू की भी कुछ डिस्टेंस है, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो L, ये डिस्टेंस भी कितनी है, L है। तो अब बताओ भाई ये डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, 2L होगी, नहीं होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, 2L होगी। इसलिए मैंने यहां पर जो फर्स्ट में बोला ये 2L लिया, मैंने यहां पर N लेकर क्या लिया, मैंने यहां पर 2 लिया। अब क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में, क्या यहां मैं L नहीं ले सकता, आंसर है हम L भी ले सकते हैं। देखो कैसे ले सकते हैं L, जरा समझो। अगर मैं ये बोलूं कि अगर मैं यहां पर डाइपोल बना रहा हूं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव क्यू है यहां पर, और ये कितना है मेरे पास प्लस क्यू है, ये इसका सेंटर है। अगर मैं ये बोलूं कि ये चार्ज यहां से L/2 डिस्टेंस पर है और ये चार्ज यहां से L/2 डिस्टेंस पर है, ठीक है, तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी यहां से यहां तक, ये N होगी। सिंपल से कैलकुलेशन है, ठीक है। तो मैं L भी ले सकता हूं, 2L भी ले सकता हूं, लेकिन जैसे मैं L ले रहा हूं यहां पर L/2 आ जा रहा है, जब मैंने यहां पर 2L लिया तो यहां L आ जा रहा है। तो अब बताओ कैलकुलेशन करना कब ज्यादा इजी रहेगा, L/2 वाले केस में, L वाले केस में? L वाले केस में क्या रहेगा, कैलकुलेशन करना आसान रहेगा। इसलिए मैंने ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक कितनी ले ली, 2L ले ली। मैं L भी ले सकता था, मैं D भी ले सकता था, ठीक है, मैं ली कितनी 2L। क्लियर है इतनी बात? अगर इतनी बात क्लियर है अब बढ़ते हैं कहां की ओर, आगे की ओर। अब मुझे ये बता दो भाई, नेट चार्ज ऑफ एनी डाइपोल विल बी इक्वल टू, जिसने अभी तक सारे लेक्चर देखे हैं वो झट से आंसर दे देगा, और जिसने लेक्चर नहीं देखे हैं उसको सोचने में थोड़ा यहाँ पर मतलब सोचना पड़ेगा कि भाई कितना नेट चार्ज होगा इस डाइपोल का। नेट चार्ज ऑफ डाइपोल बताओ, नेट चार्ज ऑफ डाइपोल। आपको एक डाइपोल दिया गया है इस तरह से, ये एक डाइपोल है, यहाँ मान लिया -2 माइक्रोकूलम चार्ज है और यहाँ +2 माइक्रोकूलम चार्ज है। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 2L बोल दी मैंने, ठीक है। और आपको अब ये बताना है इस डाइपोल का Q नेट चार्ज कितना है, बताओ कितना है। देखो हम सब जानते हैं जो चार्ज होता है वो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करता है। यहाँ कितना चार्ज है, -2 माइक्रोकूलम प्लस कितना आ जाएगा 2 माइक्रोकूलम, आंसर कितना आ जाएगा 0 माइक्रोकूलम। यानी किसी एक डाइपोल का नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहां पर कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 0 लिखें या फिर 2 लिखें, तो आंसर है कितना 0, क्योंकि नेट चार्ज पूछा है उसने। नेट चार्ज का मतलब उस पूरे कॉम्बिनेशन का चार्ज, यानी इसका चार्ज
प्लस इसका चार्ज -2 माइक्रोगुलाम है, इसका चार्ज +2 माइक्रोगुलाम है, तो नेट कितना आ गया, 0 आ गया। तो अभी से कॉन्सेप्ट बना लो, अपने दिमाग में बैठा लो कि किसी भी एक डायपोल का नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है। अब यहां पर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी डायपोल। क्वेश्चन क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। किसी डायपोल के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर 1 है 0, ऑप्शन नंबर 2 है नॉन जीरो। बस भाई अभी तो इतना ही बता दो कि भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल 0 होगा या फिर नॉन जीरो होगा। 2 ही ऑप्शन है, स्पेशल मैंने डिजाइन किया है, ठीक है। वैसे 4 ऑप्शन आते हैं, कभी कभी 5 भी आते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के 2 ऑप्शन है, आपकी जो दिक्कत है वो कम होगी। तो बताओ 0 होगा या फिर नॉन जीरो होगा। ध्यान रखो इसका नेट चार्ज कितना है, 0 है। बताओ क्या होगा आंसर। अब कुछ बच्चे दिमाग में सोच रहे होंगे 0 तो होगा, अगर चार्ज ही 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो 0 होना चाहिए। ये दिमाग में आ रही होगी बातें आपकी, आ रही नहीं आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। किसी भी डायपोल का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नॉन जीरो होता है। क्यों होता है नॉन जीरो, देखो जरा समझो। अगर ये दोनों चार्ज एक दूसरे के पास पास होते या फिर इन दोनों के बीच का सेपरेशन 0 होता तब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता, लेकिन यहां पर देखो उसमें कुछ सेपरेशन है भाई। कितना सेपरेशन है, 2L का सेपरेशन है। यानी अगर मैं किसी पॉइंट पर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो ये उस पॉइंट की इससे डिस्टेंस अलग होगी और इससे डिस्टेंस अलग होगी। अगर डिस्टेंस अलग अलग है तो वेक्टर सम करने के बाद आंसर 0 नहीं आने वाला है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 न होकर कैसा होता है, नॉन जीरो होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट एम रहेगा, जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, वो इसी बात पर रहेगा कि किस तरह से हम इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। जनरली हमारे वहाँ 2 केस होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन एक्सियल डायरेक्शन और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन इक्वेटोरियल डायरेक्शन। अभी मैं यहाँ पर आपके साथ डायरेक्शन की बात कर लेता हूँ कि भाई एक्सियल डायरेक्शन क्या होती है और इक्वेटोरियल डायरेक्शन क्या होती है, और आने वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, उनको फाइंड कर लेंगे, उनका जो डेरिवेशन लंबा चौड़ा उसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो इक्वेटोरियल डायरेक्शन और दूसरा क्या है मेरे पास, एक्सियल डायरेक्शन। पहला है यहाँ पर क्या, एक्सियल डायरेक्शन। क्या होती है एक्सियल डायरेक्शन, एक्सियल डायरेक्शन। एक्सियल डायरेक्शन का मतलब हुआ ये मेरे पास क्या है, एक डायपोल है, ये -q चार्ज है, ये +q चार्ज है, और ये लाइन है जो इन 2 चार्जों को मिला रही है। अगर इस लाइन के अलोंग मैं इस तरह से एक्सेस खींचता हूं यूं करके, ये जो एक्सेस बनी इसी को मैं क्या बोलता हूं, एक्सियल। ये जो डायरेक्शन है अलोंग दिस लाइन, दिस इज नोन एज एक्सियल। या तो उसने यहाँ क्या बोलेंगे, ये जो लाइन है किसके अलोंग, इस लाइन के अलोंग, इसी को मैं क्या बोलूंगा, एक्सियल डायरेक्शन बोलूंगा। तो दिस इज माई एक्सियल डायरेक्शन। तो ये मेरे पास क्या है, एक्सियल डायरेक्शन है। क्लियर बात, ओके ठीक। दूसरा आता है हमारे पास क्या, इक्वेटोरियल डायरेक्शन। क्या आता है, इक्वेटोरियल डायरेक्शन। अब भाई ये क्या होता है, इक्वेटोरियल डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। ये -q, ये +q, डायपोल मोमेंट कैसे होगा, ऐसे होगा, माइनस से प्लस की ओर। इसके नॉर्मल कैसे हो जाएगा, ऐसे। तो ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में क्या बोलूंगा, इक्वेटोरियल डायरेक्शन। देखो ये ऐसे भी हो सकती है, ये आपकी ओर भी हो सकती है, ये नीचे को भी हो सकता है, ये ऐसे पीछे को भी हो सकती है, बिकॉज परपेंडिकुलर टू द P। किसके परपेंडिकुलर है, ये डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर है। और एक्सियल डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। जिस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट होता है उसी डायरेक्शन जो एक्सेस होती है, जो डायरेक्शन होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सियल डायरेक्शन, ठीक है। और वो डायरेक्शन जो डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर होती है उसे मैं क्या बोलता हूं, इक्वेटोरियल डायरेक्शन। समझ में आ रहा है आपको बात।
अब हमें क्या करना होता है, इसी एक्सेस में किसी पॉइंट P बोल दूंगा, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, जो कि हमारा नेक्स्ट एम रहेगा। उस तरीके से ये इक्वेटोरियल डायरेक्शन है, तो इक्वेटोरियल डायरेक्शन में भी किसी पॉइंट P पर, माना ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस चार्ज कॉन्फिगरेशन और वी कैन से ड्यू टू दिस डाइपोल, वही हमें क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। समझ में आ रही है इतनी बात? ये हमारे आने वाले लेक्चर का एम रहेगा। एक लेक्चर इस पे बनेगा और एक लेक्चर इस पे बनेगा। क्लियर बात? ओके। नाउ अब थोड़ा बहुत क्या कर लेते हैं, एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल डिस्कस कर लेते हैं। हेड डालो क्या, एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, हेडिंग हो जाएगी एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो हमारे नेचर में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो एज ए डाइपोल ट्रीट किए जा सकते हैं। जैसे एक बड़ा ही जाना पहचाना हमारे पास मॉलिक्यूल होता है किसका, H2O का। अगर मैं H2O की संरचना में जाऊं तो कैसा होता है, O के साथ से दो बॉन्ड, और यहाँ क्या होता है H, और यहाँ क्या होता है H, ठीक है। और यहाँ इसमें कितना चार्ज होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, सॉरी इसमें कितना होता है पार्शियली पॉजिटिव, इसमें भी पार्शियली पॉजिटिव, और इसमें क्या होता है पार्शियली नेगेटिव। कुछ इस टाइप से यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन का आयन, दो हाइड्रोजन के आयन और एक ऑक्सीजन का आयन मिलकर क्या बनाते हैं, H2O का मॉलिक्यूल बनाते हैं। और जब भी मैं हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन आयन की बात कर रहा हूँ, आयन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसे मैं क्या बोलूंगा, पॉजिटिव आयन, और एक ऐसा एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगी उसे मैं क्या बोलूंगा, नेगेटिव आयन। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो ये मेरे पास क्या है, एक पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है। अब जरा समझना, इस मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है। अब इन दोनों पॉजिटिव चार्ज का एक सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है, या बोल सकते हैं जैसे सेंटर ऑफ मास निकालते हैं ना, माना एक एटम ये है और एक एटम ये है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मैं सेंटर ऑफ मास निकालता हूँ, आंसर आज निकालता हूँ, क्लास 11th में निकालता सेंटर ऑफ मास। उस तरीके से अगर मेरे पास एक H+ आयन ये है, एक H+ आयन ये है, तब इन दोनों H+ आयन का एक सेंटर होगा या सेंटर ऑफ चार्ज होगा। लेट अस से वो सेंटर ऑफ चार्ज ये है, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो एक ही है और ऑक्सीजन का सेंटर ऑफ चार्ज ऑक्सीजन में ही होगा, तो ये मेरे पास क्या है, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है। अब इन दोनों के बीच कुछ सेपरेशन है, तो ये क्या बन गया, मेरा डाइपोल बन गया। तो दिस इज आवर डाइपोल, ये मेरे पास क्या है, डाइपोल है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करते हैं, या बोल सकते हैं एक दूसरे के साथ कोसेंट्रिक नहीं होते हैं, इसलिए इसका कुछ परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। अगर मैं ये बोलूं ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है, 2L है, तो इसका क्या हो जाएगा, कुछ परमानेंट डाइपोल मोमेंट इन दिस डायरेक्शन, लेट अस से दिस डाइपोल मोमेंट इज P, ठीक है। इधर की ओर इसके पास क्या होगा, कुछ ना कुछ परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा बाय नेचर। क्लियर बात? इस तरीके से कुछ और एग्जांपल होते हैं, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी क्या है, एक एग्जांपल है किसका, डाइपोल का। जैसे H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो इसमें भी क्या होता है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करते हैं, एक दूसरे का सेंटर मतलब पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक दूसरे के ऊपर न होकर एक दूसरे क्या होते हैं, कुछ दूर होते हैं, तो इसके पास भी क्या होगा, कुछ ना कुछ परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होगा। उस तरीके से एक हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है HF, ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास, H पॉजिटिव एंड F नेगेटिव। और अगर मैं इसको सिंबॉलिकली दिखाऊं तो इसका भी पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करेंगे, कुछ डिस्टेंस पर होंगे, तो इनके पास भी क्या होगा, कुछ न कुछ परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा। दे ऑल हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, इनके पास क्या होता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। क्या होता है इनके पास, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। अब हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनके पास अपना परमानेंट डाइपोल मोमेंट तो नहीं होता है, लेकिन अगर मैं उनको
किसी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तब उनके पास डायपोल मोमेंट आ जाता है। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, CO2 इसका एग्जांपल है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। देखो CO2 क्या होती है, एक गैस होती है, हानिकारक गैस होती है। जैसे CO2 एक मेरे पास गैस है, और CO2 में क्या होता है, इसका जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करता है। मान लिया इस CO2 में ये मेरे पास क्या है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अब इसी के ऊपर क्या होगा, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी होगा। दिख रहा है आपको? देखो पहले मैंने क्या बनाया, इस मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बना दिया, जैसे मैंने यहां बनाया ना, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बना दिया इस मॉलिक्यूल के लिए। फिर मैंने क्या किया, इसका सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज ड्रॉ करना चाहा, लेकिन बाय नेचुरली इसका क्या होता है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज के साथ कोइंसाइड करता है, यानी इसी के नीचे क्या होगा, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी होगा। आप उसको ऐसे रेड पेन से दिखा सकते हो, मेरे पास भी आई थिंक रेड मार्कर रेड होगा, ठीक है। ये तो ये देखो, ये जो रेड दिखा रहा है ना, ये किसको दिखा रहा है, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, और ये मेरे पास क्या है, इस तरह से ये सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो कि अगर दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, और अगर ये दूसरे को कोइंसाइड करेंगे तो L कितना हो जाएगा, 0। अगर L 0 हो गया 2L कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर 2L इक्वल टू 0 है तो इसका डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इस मॉलिक्यूल के पास अपना डायपोल मोमेंट नहीं होता है, या बोल सकते हैं इसका डायपोल मोमेंट कितना होता है, 0 होता है। क्यों होता है 0? क्योंकि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। एक और एग्जांपल होता है इसका, क्या, CH4। केमिस्ट्री वाले ने ये बहुत सुना होगा। CH4 में भी क्या होता है, इसका भी सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाते हैं, और जो नेट डायपोल मोमेंट होता है वो कितना हो जाता है, 0 होता है। लेकिन अब यहां पर एक ट्विस्ट आता है। जैसे मैं इन मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं, मैंने यहां पर क्या लगाया, सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए इन दिस डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से दिखा सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या लगा रखा है यहां पर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है। अब जैसे मैंने यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और यहां से इस मॉलिक्यूल को उठाया, किसको, CO2 के मॉलिक्यूल को उठाया, ये मेरे पास इस तरह से यहां पर CO2 का मॉलिक्यूल है, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। अब हमने कल पढ़ा था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जा रहा है यूं करके, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन दिस डायरेक्शन, यानी यहां कहीं क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है यूं करके। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो ये पॉजिटिव चार्ज से क्या करेगा, रिपेल, यानी यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है ये कहां की ओर जाएगा, इन दिस डायरेक्शन। कहां की ओर जाएगा, इधर की ओर जाएगा। तो होगा क्या, जैसे मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा, ये पॉजिटिव चार्ज इधर की ओर खिसक जाएगा और इसका नेगेटिव चार्ज इधर की ओर खिसक जाएगा। ऐसा होगा, नहीं होगा? और जैसे ये हुआ, नाउ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज and center of negative charge is not equal to 0. It has some value, let us say this value 2L. Now its dipole moment is not equal to 0. So it have some dipole moment. Now it have some dipole moment. अब इसके पास क्या आ गया, कुछ dipole moment आ गया जो कि नॉन जीरो है। पहले कितना था, 0 था, लेकिन जैसे मैंने इसको कहाँ रखा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते ही इसके जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर था वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव किया, और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर था वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया। अब इसका जो नेट डायपोल मोमेंट है वो नॉन जीरो हो गया है। इट मीन वी कैन राइट दिस P इज नॉट इक्वल टू 0। सेम केस किसके लिए होगा, इसके लिए भी होगा, CH4 वाले के लिए भी मैंने एक के लिए बना दिया, सेम बात हुई। ठीक है, ये भी कर सकते हो आप, इसके लिए भी कर सकते हो। मैंने दिखाया ना, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है, बस आपको पता होना चाहिए कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जिनका इनिशियली डायपोल मोमेंट 0 होता है, लेकिन जैसे ही मैं उन डायपोल को, उन मॉलिक्यूल को कहाँ रखता हूँ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ, उनके पास कुछ डायपोल मोमेंट आ जाता है जो कि नॉन जीरो आता है, नॉन जीरो होता है। और क्यों आ जाता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के सेंटर में इधर खिसक जाएगा और नेगेटिव चार्ज का सेंटर इधर की ओर खिसक जाएगा और एक डायपोल बन के आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो दिस इज ऑल अबाउट डायपोल। क्लियर हुई बात आपको? नहीं ना, एक और चीज होती है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं यहां पर, एक और चीज होती है
मैंने पढ़ी थी कहीं, मोनोपोल। बताओ क्या होता है मोनोपोल? आपने पढ़ा है मोनोपोल के बारे में? हमने डायपोल तो पढ़ दिया, मोनोपोल, या फिर इसको पूरा लिखूंगा तो इलेक्ट्रिक मोनोपोल लिखो। क्या लिखो? इलेक्ट्रिक मोनोपोल। क्या बला होती है इलेक्ट्रिक मोनोपोल? बताओ। जब मैं डायपोल की बात कर रहा हूं या फिर इलेक्ट्रिक डायपोल की बात कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक डायपोल में कितने चार्ज हैं? 2 चार्ज हैं। डायपोल, डाई यानी 2, डायपोल 2 चार्ज। अगर मैं मोनोपोल बोल रहा हूं तो कितने चार्ज? 1 चार्ज। तो मोनोपोल तो हमने पढ़ ही रखा है ना अभी तक, तो दिस इज अवर मोनोपोल। अगर मैं सिर्फ 1 चार्ज की बात कर रहा हूं उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोपोल बोलते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे फ्रेम कर सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए मोनोपोल। तो बताओ कितनी होगी? यहां से r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट p पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। ये हमने पढ़ा हुआ है, बस आप शब्दों से घबराइए मत, ठीक है? तो शब्दों से अगर घबरा जाओगे तब तो आप बोलोगे मोनोपोल तो पढ़ा ही नहीं मैंने कभी, कैसे क्वेश्चन दे दिया मेरे को। लेकिन नहीं, मोनोपोल हमने पढ़ा है क्योंकि हमने एक सिंगल चार्ज के बारे में पढ़ा है, ठीक है? समझ में आ गई इतनी बात? तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब आने वाली क्लास में हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एक्सियल और इक्विटोरियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, और ये हमारा क्या रहेगा? नेक्स्ट एम रहेगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।